हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल सरफेस। तो कोई स्फेरिकल सरफेस है तो उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है या इसका क्या फार्मूला आएगा, ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, कल के वीडियो में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। कल का वीडियो सबको क्लियर हो गया था, जो कुछ भी मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई थी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, कल कुछ हमने क्वेश्चन भी दिए थे, आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। सभी बच्चों में से केवल एक या दो बच्चों ने जो है कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के आंसर को कमेंट किया है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देखे हैं, जितने बच्चे नहीं देखे हैं, सभी लोग वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें 3 मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जैसा कि हमने एक क्या किया, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया हुआ है और ये हमारा स्फेरिकल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक इसी तरीके से एक हम समझाएंगे, बाकी कॉनकेव वाला आप लोग अपने आप जो है कोशिश कीजिएगा डिराइव करने की, और हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो। देखिए, ये एक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। और कैसा स्फेरिकल सरफेस है? कॉन्वेक्स, यानी कि गोलीय पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर है? मान लेते हैं u दूरी पर है, लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं लगेगा, इसीलिए हमने नहीं माना। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रेज, ठीक है, इस पॉइंट ए पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आती है या इंसिडेंट होती है वहां पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, यानी एक अभिलंब खींचते हैं। और अभिलंब कैसे खींचा जाता है? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को सेंटर से, तो इसका जो सेंटर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र इसका, और वक्रता केंद्र फोकस का 2 गुना होता है, यानी यफ यहाँ कहीं है तो यहाँ से लेके यहाँ तक यफ है इतना, और इधर आ जाते हैं यहाँ कहीं पर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर होगा, यानी कि इसका वक्रता केंद्र होगा। तो इसको इससे मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दिया। ये इस बिंदु पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अभिलंब होगा। ठीक है, जिसको हमने एन से डिनोट किया। ठीक, अब क्या होता है, इधर मीडियम हमारा कैसा है, एयर है, यानी कि रेयर मीडियम है, और ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, यानी इधर मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो जब प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल की ये ऐसे सीधे ना जाकर नॉर्मल की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो अब इसको आगे बढ़ाने पर देख रहे हैं, और आगे ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे से फैलती हुई चली जा रही। तो इसको हमने क्या किया, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे से यहाँ कट किए। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, यानी ध्रुव P। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, R है भाई। सेंटर की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, कैपिटल R मान लिया गया। अब देखो, हमने मान लिया यहाँ पर एंगल जो है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ बीटा बन रहा है और यहाँ पे गामा बन रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। तो आपतन कोण यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपतन कोण I। ठीक है, और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टिंग रेज। तो ये रिफ्रैक्टिंग रेज और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन कोण R। अब देखो, ये अपवर्तन कोण R इसके बराबर है कि नहीं, ये जो हम डबल खींच रहे हैं इसके बराबर है ना, अपोजिट एंगल भाई। हिंदी में अगर हम बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर ये 2 लाइन है तो ये एंगल अगर R है तो ये एंगल भी क्या होगा, R होगा। यही चीज तो यहाँ बन रहा है।
ठीक है। तो चलिए भाई अब देखिए, अगर हम बात करें इस एंगल की, एंगल आई की, तो एंगल आई कौन कौन से ट्रायंगल के बीच में बन रहा है। तो अगर हम ट्रायंगल AOC की बात करें, इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज AOC में, ठीक है, इन ट्रायंगल AOC, अगर AOC को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं पे आपका A है, यहाँ O है, यहाँ C है, इस तरीके से है, ठीक है। ये A है, ये O है, ये C है, ठीक है, दिख रहा। ये एंगल कितना I, तो इस I का, ये I क्या हो जाएगा, ये क्या है, त्रिभुज के बाहर का कोण है, यानी बहिष्कोण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मान अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल IAC, ठीक है, इन ट्रायंगल IAC। तो IAC की अगर हम बात करें, ये आपका I, ये A, ये C, IAC, ये देखिए, ये इस बार आपका बाहर का कोण कौन बन रहा है, R। तो R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इसको थोड़ा सही से, क्योंकि ये भी R, ये भी R, इसको गामा का थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आ जाओ भाई स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक कितना है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है N1, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है N2। तो क्या हो जाएगा N2 अपान में N1, ठीक है, सिंस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यदि क्या है, ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है, यदि स्फेरिकल सरफेस हमारा क्या है, काफी ज्यादा छोटा हो या स्मॉल हो, इफ वेरी स्मॉल, तब क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सरफेस अगर हमारा क्या है, छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे जो एंगल I और R है ये भी क्या होंगे, छोटे होंगे। देयरफॉर I एंड R आर आल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। और जब I और R आपके क्या हो गए, काफी ज्यादा छोटे हो गए, तो आप सिंपली जानते हैं क्या होता है, यदि साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाता है थीटा, यदि थीटा क्या है, बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो। तो वही केस यहाँ पे साइन I की जगह क्या हो जाएगा I, और R की जगह R। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, साइन I इक्वल टू I एंड साइन R इक्वल टू R। तो इसकी जगह क्या हो गया I, इसकी जगह R इक्वल टू N2 अपान N1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो N1 I इक्वल टू N2 R, ठीक है। अब I और R की वैल्यू रख लो समीकरण नंबर 1 एंड 2 से। तो N1 I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, N2 R की वैल्यू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, N1 अल्फा प्लस N1 गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक।
अब क्या करो, गामा वाले को एक साथ कर लो और बिना गामा इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको भेज देते हैं इधर। N1 अल्फा, इधर ये क्या है N2 बीटा प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, N2 बीटा इक्वल टू N2 गामा, ये इधर प्लस में दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा N1 गामा। ठीक है, अब देखो भाई N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इजकल टू गामा कॉमन है, कॉमन ले लो, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब थोड़ा इधर आ जाओ, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अल्फा इजकल टू, अगर देखें हम ध्यान से ओ ए जे, यहाँ से हमने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये कोण अगर आपका अल्फा है तो ये और ये साइड, ठीक है, ए जे। मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h। कितनी हाइट है, h है। ठीक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। ठीक है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा ओ जे। ठीक है, तो चलिए भाई यहां से tan अल्फा इजकल टू h अपान ओ जे, h अपान ओ जे। ठीक है, दूसरी चीज tan बीटा, इसी तरीके से बीटा के लिए आई ए जे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। tan बीटा इजकल टू h अपान यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है भाई, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है v। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है स्फेरिकल मिरर के अब बाई साइड है, क्या है लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड की सारी दूरी क्या होती है नेगेटिव होती है, तो यानी इसको अभी यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटा के लिख दे रहा हूँ कौन सी दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये मिटा देना, इधर हो गया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, P से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस यू। P से इसकी दूरी इमेज की पी आई इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, और P से सेंटर तक की दूरी कितनी हो जाएगी कैपिटल आर, तो पी सी इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो सरफेस के क्या है दाईं साइड यानी राइट साइड में, और राइट साइड में ये चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, साइन कन्वेंशन से इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब देखो भाई ये निकल के आ गया जे आई। ठीक है, तो आई जे, इसी तरीके से tan गामा कितना हो जाएगा h अपान जे सी, tan गामा इजकल टू h अपान जे सी। ठीक है, ये इतनी चीज मिल गई, तो यहां लिख लेते हैं सबको, थोड़ा इस साइड एक साथ लिख लेते हैं फिर बताते हैं आगे। tan अल्फा इजकल टू h अपान क्या आया है ओ जे। ठीक है, tan बीटा इक्वल टू क्या आया है h अपान आई जे, tan गामा इक्वल टू क्या मिला है हमको h अपान जे सी। ठीक है, h अपान जे सी। अब आगे देखो, माना गया है कि स्फेरिकल सरफेस जो है वो काफी छोटा हो। ठीक है, यदि गोलीय पृष्ठ जो है वो काफी छोटा हो, तो ऐसी कंडीशन में जब आपका गोलीय पृष्ठ काफी छोटा होगा तो यानी ये चीज और छोटा होगा, तो यानी ये अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल हमारे और ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तो जब एंगल छोटा होगा तो एंगल छोटा होने के साथ साथ ये जो पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए यहाँ कहीं पर होगा, तो P के बिल्कुल पास होगा, और P से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो ये J यहाँ पे आ रहा है वो परपेंडिकुलर एकदम P के बिल्कुल पास आएगा। ठीक, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि P और J ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, यानी समपाती हो जाएंगे, एक ही पॉइंट को जो है डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि इफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, या गोलीय पृष्ठ जब बहुत छोटा हो। ठीक है,
इफ spherical surface is very small, then alpha, beta, gamma are very small and point J overlap विथ पॉइंट P। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, तो जब वेरी स्मॉल हो गए तो यहां से क्या मिले, ये लाइन लिखने के बाद ये, ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद ये चीज लिखोगे आप, तो अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे, अल्फा H अपान, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, J की जगह P। ठीक है, देन बी राइट P एट प्लेस ऑफ J, तो ये हो जाएगा OP। यहां से बीटा इजकल टू H अपान IP, गामा इक्वल H अपान PC। ठीक है, अब देखिए भाई, इन सब की वैल्यू रख लो, इन सब की क्या करो, वैल्यू पुट करो। ठीक है, और मिटा देते हैं बीच में, ये हो गया ना आपका। ठीक, तो यहां से अल्फा इजकल टू क्या मिल जाएगा, H अपान OP, OP की वैल्यू कितनी है, -U। बीटा इजकल टू कितना मिल जाएगा, H अपान इसकी वैल्यू -B। गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपान इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर, ठीक है, तो N1 अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, H अपान -U माइनस N2 बीटा की जगह H अपान -B इक्वल टू H अपान R N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। ठीक है, H सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लो, H कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, N1 अपान -U, माइनस माइनस प्लस N2 अपान V इक्वल टू H अपान R N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। तो H से H क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये पॉजिटिव है, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको क्या किया, पहले लिख लिया। तो N2 बटे V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R, N2 माइनस N1 बटे R। ठीक है, ये क्या आ गया, ये स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। इफ अब क्या कर रहे हैं, N1 से पूरे इक्वेशन को भाग कर दो। ठीक है, N1 से भाग करने पर, तो N1 से भाग करने पर क्या मिलेगा, या डिवाइड करने पर, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, N2 बटे N1 और नीचे क्या है V माइनस N1 बटे N1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 अपान R। ठीक है, अब देखो भाई क्या मिलेगा, N2 बटे N1, N2 बटे N1 V माइनस N1 से N1 कैंसिल हो गया, 1 अपान U इक्वल टू N2 बटे N1, N2 बटे N1। ठीक है, N1 से N1 कैंसिल हो गया, -1 बटे R। अब देखो भाई N2 बटे N1 ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किसका, हवा के सापेक्ष कांच का। ठीक है, हवा के सापेक्ष कांच का ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, N से। N इक्वल टू क्या होगा, N2 अपान N1। ठीक है, तो अब इसकी जगह N अपान B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R, ये दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो
तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना, और अगर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिएगा, दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर क्या हुआ अलग अलग दिया, तब ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे सरफेस की, यानी कि कॉनकेव की। ठीक है, और कॉनकेव वाला आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा। कॉनकेव में क्या करना है, आप लोग कॉनकेव का स्वयं ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेम यही फार्मूला आएगा, और ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, कल के वीडियो में हम आपको कॉनकेव वाला भी बता देंगे। अब ये टॉपिक चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मस्ट है। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है पूरा डिराइव करने के लिए, और एंट्रेंस एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पर क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई कांच है। ठीक है, कोई कांच है यानी कि कोई ग्लास है। ये ग्लास का एक क्या है, कोई गोला है। इसके अंदर कोई पानी का बुलबुला है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर कोई एक बबल है। ठीक है, पानी का एक वाटर का कोई बबल है। ठीक, और ये बबल इसके रेडियस यानी सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पास से देखने पर ये बबल हमको कहां पर दिखाई देगा, या इस बबल का इमेज कहां बनेगा। ठीक है, पानी इस गोले के अंदर, कांच के खोखले गोले के अंदर इस पानी के बबल का इमेज कहां पर बनेगा, वो चीज हमें फाइंड करना है, यानी हमें क्या करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, और एक चीज दे दिया है, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, n इक्वल टू दे दिया है 1.5। ठीक है, यानी कि ANG इक्वल टू हमें दे दिया है 1.5। ठीक, अब हमें क्या करना है, v का मान निकालना। अब ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, n अपान v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें b को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, n चाहिए, u चाहिए, r चाहिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, अब हमें u चाहिए। ठीक है, तो u कितना होगा। अब भाई देखो, हमें देखना किधर है, यहां से मान लो, यहां कहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इस बबल को। ठीक है, यहां कहीं से देख रहे हैं, तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यानी जिसे ध्रुव बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर P। तो P से U मान लेते हैं, U ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 6 है, तो यहां से यहां तक भी 6 होगा, और यहां से यहां तक 3 है, तो टोटल 6 माइनस 3, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो U इक्वल टू कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस पहले दे दिया, कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, सिंपल वैल्यू रख लेते, n की वैल्यू 1.5 अपान बी माइनस 1 अपान यू की वैल्यू 3 इक्वल टू n 1.5 माइनस 1 अपान 6। कितना आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, थोड़ा सा दशमलव से बचने के लिए ध्यान दो, क्या करना है, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3/2 लिख देते हैं, तो 3/2 v माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करो, 3/2 लिख दो, क्या करो, 3/2, तो 3/2 माइनस 1 अपान 6। ठीक है, अब देखो 3/2 क्यों रखे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन, यानी दशमलव से बचने के लिए। तो 2 चला जाएगा आपका नीचे, तो 3/2v माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, और 1/2। ठीक है, 1/2
2 और टोटल बटे 6, तो 2 आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 3/2b माइनस 1/3 इक्वल टू 1/6 2 जा 12। ये इधर माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3/2b इक्वल टू 1/12 प्लस 1/3 ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3/2b इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5/12, 5/12। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो 2v/3 या मत पलटो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 2b का 5 में कितना हो जाएगा 10b इक्वल टू इसका इसमें 12 3 जा 36, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 3.6, ठीक है 3.6, ठीक है। तो हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कहाँ पर मिलेगी 3.6, यानी यहाँ कहीं पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। बात एकदम से क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से क्या करना है, इस पर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व कर लेना। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से छप गया है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका जो एक केस बचा हुआ है, ठीक है, कॉनकेव सरफेस का, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है ट्राई कीजिए, अगर ये आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और इसको हम कल के वीडियो में बता देंगे अगर आप नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन उससे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से ट्राई कीजिए और तैयार कीजिए।